मेरे पड़ोसी ने मेरे घर के रेन शेड की शिकायत कर दी कि वह इलीगल कंस्ट्रक्शन है। उसी दिन सिटी मैनेजमेंट वाले मेरे घर आ गए। मैंने न बहस की न कोई रिक्वेस्ट की और वहीं पर साइन करके उसे हटाने की परमिशन दे दी। नीचे मेरा पड़ोसी दोनों हाथ सीने पर बांधे खड़ा था। उसके चेहरे पर साफ घमंड दिख रहा था। उसी रात मैंने वर्कर्स को बुलाया और पूरी रात में रेन शेड को पूरी तरह हटवा दिया। अगले दिन बारिश शुरू हो गई। बारिश का पानी मेरे घर की बाहरी दीवार से तेजी से नीचे बहने लगा। रेन शेड हट जाने की वजह से पानी सीधे नीचे वाले पड़ोसी की बैल्कनी में घुसने लगा। तीसरे दिन सुबह सुबह कम्युनिटी डायरेक्टर लाल आंखों के साथ मेरे दरवाजे पर आए। उनकी आवाज तक बैठ चुकी थी। उन्होंने कहा, प्लीज रेन शेड वापस लगवा दीजिए। नीचे की 5 फैमिलीज ने मिलकर कंप्लेंट की है। उनका कहना है कि उनके घरों में फंगस लगने वाली है। मैं सोयाबीन मिल का पकड़े आराम से बोला, माफ कीजिए, अब इसे वापस नहीं लगा सका। दरवाजे के बाहर वही पड़ोसी खड़ा था जिसने मेरी शिकायत की थी। उसका चेहरा तवे के पीछे जितना काला होता है उससे भी ज्यादा काला पड़ चुका था। जिस दिन सिटी मैनेजमेंट वाले आए थे उस समय मैं बैल्कनी में पौधों को पानी दे रहा था। 2 यूनिफॉर्म पहने हुए कर्मचारी गंभीर चेहरे के साथ फाइल लेकर खड़े थे। उन्होंने पूछा, क्या आप लू चेन हैं? मैंने कहा, हाँ। उन्होंने कहा, हमें कंप्लेंट मिली है कि आपकी बैल्कनी की बाहरी दीवार पर लगा रेन शेड इलीगल कंस्ट्रक्शन की कैटेगरी में आता है और इसे हटाना पड़ेगा। इतना कहकर उसने नीचे की ओर इशारा किया। मैंने उसकी उंगली की दिशा में देखा। नीचे मेरा पड़ोसी झांग वेई दोनों हाथ सीने पर बांधे बिल्डिंग के बाहर बने पत्थर के शेर के पास खड़ा था। उसके चेहरे पर जीत की मुस्कान छिपाए नहीं छिप रही थी। उसके बगल में उसकी पत्नी खड़ी थी जो मेरी ओर उंगली दिखाकर कुछ न कुछ कह रही थी। मैंने नजर वापस सिटी ऑफिसर की तरफ घुमाई और कहा, ठीक है। कर्मचारी कुछ पल के लिए चौंक गया। शायद उसने सोचा भी नहीं था कि मैं इतना आसानी से मान जाऊंगा। उसने जो लंबी एक्सप्लेनेशन और रूल्स समझाने की तैयारी की थी वह सब उसके गले में ही अटक गई। उसने पूछा, क्या कहा आपने? मैंने दोबारा कहा, मैं सहमत हूँ। डॉक्यूमेंट्स कहाँ हैं? मैं साइन कर देता हूँ। इस बार उसके पीछे खड़े युवा कर्मचारी भी हैरान रह गए। उन्होंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा था जो इलीगल कंस्ट्रक्शन हटाने के नाम पर रोते चिल्लाते थे, लेकिन मेरी तरह सीधे मान जाने वाला शायद पहला इंसान था। टीम के लीडर ने जल्दी से फाइल से नोटिस निकाला और बोला, रूल्स के अनुसार आपको इसे खुद हटाने के लिए 3 दिन का समय दिया जाता है। अगर तय समय के भीतर नहीं हटाया गया तो हम फोर्सफुली इसे हटाएंगे। मैंने पेन लिया और नोटिस के नीचे अपना नाम लिख दिया। फिर बोला, 3 दिन की जरूरत नहीं है, मैं इसे आज रात ही हटा दूंगा। उसने कहा, सहयोग के लिए धन्यवाद। उनके जाने के बाद मैं वापस बैल्कनी में गया और अपनी ऑर्किड फ्लावर्स को पानी देने लगा। तभी नीचे से झांग वेई जोर से चिल्लाया, लू चेन, सुना ना? जल्दी से इसे हटाओ, पब्लिक रिसोर्सेज पर कब्जा मत करो। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि आसपास टहल रहे कई बुजुर्ग भी हमारी तरफ देखने लगे। मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। पौधों को पानी देने के बाद मैंने मोबाइल निकाला और सोसाइटी ओनर्स ग्रुप में जाकर ऑनेस्ट डेकोरेशन नाम के कॉन्टैक्ट को कॉल लगाया। हेलो, क्या आप मास्टर जो हैं? जी, बोल रहा हूँ। मैंने कहा, मैं बिल्डिंग 7 के फ्लैट 601 से लू चेन बोल रहा हूँ। मेरी बैल्कनी में एक रेन शेड है, उसे आज रात हटवाना है। क्या आप लोग वर्कर्स भेज सकते हैं? पैसे की चिंता मत कीजिए, मैं एक्स्ट्रा पेमेंट दूंगा। उसने तुरंत जवाब दिया, बिल्कुल कर सकते हैं। आज रात हमारे कुछ वर्कर्स खाली हैं, हम इसे पूरी तरह साफ करके हटाएंगे। कॉल खत्म करने के बाद मैं किचन में डिनर बनाने चला गया। झांग वेई का परिवार लगभग 6 महीने पहले ही मेरे नीचे वाले फ्लैट में शिफ्ट हुआ था। उनके आने के बाद से इस बिल्डिंग में कभी शांति नहीं रही। कभी उन्हें ऊपर चलने की आवाज से प्रॉब्लम होती, कभी कॉरिडोर में रखे सामान से, तो कभी सोसाइटी की स्ट्रे कैट्स से। उसकी पत्नी ने अपने बैल्कनी को ग्लास फ्लावर हाउस में बदल रखा था। कुछ दिन पहले उसने ओनर्स ग्रुप में कंप्लेंट की थी कि मेरे रेन शेड से टपकने वाला पानी उसके फूलों पर गिरता है। झांग वेई ने तुरंत मुझे टैग करके कहा था कि मैं खुद इसका सोल्यूशन निकालूं। तब मैंने जवाब दिया था कि रेन शेड का काम बारिश रोकना और पानी की दिशा बदलना है, इसलिए बारिश में उससे पानी टपकना एक नॉर्मल फिजिकल फिनोमिनॉन है। शायद ग्रुप में उसकी बेइज्जती हो गई थी, इसलिए उसने उसके बाद कुछ नहीं कहा। मुझे लगा मामला वहीं खत्म हो गया, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह सीधे सिटी मैनेजमेंट तक कंप्लेंट पहुंचा देगा। यह रेन शेड मैंने यहाँ शिफ्ट होने के पहले साल में लगवाया था। हमारी बिल्डिंग की डिजाइन में एक कमी थी, बैल्कनी की बाहरी दीवार पर वाटरप्रूफ एज नहीं बनाई गई थी, इसीलिए बारिश का पानी सीधे दीवारों से नीचे बहता था। समय के साथ नीचे वाले फ्लैट्स की सीलिंग और दीवारों में लीकेज और फंगस की प्रॉब्लम हो जाती थी, इसलिए पूरी बिल्डिंग के रेजिडेंट्स ने लगभग एक जैसे ट्रांसपेरेंट रेन शेड्स लगवा लिए थे। इससे न सनलाइट रुकती थी और न ही बिल्डिंग का लुक खराब होता था, बल्कि पानी सही दिशा में बहता था और दीवारें सुरक्षित रहती थीं। पिछले 10 सालों से सब कुछ ठीक चल रहा था जब तक कि झांग वेई यहाँ नहीं आया था। शाम 7 बजे मास्टर जो 2 वर्कर्स के साथ समय पर पहुंच गया। जल्द ही ड्रिल मशीन और कटिंग मशीन की आवाजें गूंजने लगी। शायद झांग वेई ने आवाज सुन ली थी, इसलिए वह खास तौर पर नीचे आकर निगरानी करने लगा। वह पत्थर के शेर के पास खड़ा होकर सिगरेट पी रहा था और देख रहा था कि वर्कर्स एक एक करके रेन शेड के पैनल्स नीचे उतार रहे हैं। उसके चेहरे की मुस्कान हर मिनट और बड़ी होती जा रही थी। रात 10 बजे तक पूरा रेन शेड हट चुका था, यहाँ तक कि दीवार में लगे स्क्रूज भी पूरी तरह निकाल दिए गए थे। मैंने खुशी खुशी पेमेंट की और वर्कर्स को बोनस भी दिया। मास्टर जो हंसते हुए बोला, सर, आपके रेन शेड का मटेरियल बहुत अच्छा था, इसे हटाना सच में अफसोस की बात है। मैंने मुस्कुराकर कहा, क्या करूं, किसी को यह आंखों में चुभ रहा था। वर्कर्स के जाने के बाद मैंने दरवाजा बंद कर दिया। बाहर आसमान में काले बादल छाए हुए थे, जैसे कोई बड़ी बारिश आने वाली हो। अगली सुबह मैं तेज बारिश की आवाज से जाग गया। कर्टन हटाकर देखा तो बड़े बड़े रेन ड्रॉप्स शीशे पर गिरकर पानी की धाराओं में बदल रहे थे। मैं बैल्कनी में गया। रेन शेड हट जाने के बाद अब बारिश के पानी को रोकने या दिशा देने वाला कुछ भी नहीं था। पानी बिना किसी रुकावट के सीधे 6ठी मंजिल की बाहरी दीवार पर जोर जोर से गिर रहा था। फिर वह पानी दीवार के साथ बहते हुए एक शानदार वाटर कर्टन बन गया और सीधा 5वीं मंजिल पर झांग वेई की बैल्कनी पर गिरने लगा। इस समय उसकी बैल्कनी ऊपर
ऊपर की दीवार से आने वाले पूरे पानी का भार झेल रही थी। उसका बड़ी मेहनत से बनाया गया सनलाइट फ्लावर हाउस अब मूसलाधार बारिश का सामना कर रहा था। मैं कॉफी का कप उठाकर बैल्कनी के दरवाजे के पास खड़ा हो गया और चुपचाप यह सब देखने लगा। तभी नीचे से आवाज आई, अरे भगवान, ये क्या हो गया? झांग वेई, जल्दी आओ, बैल्कनी में पानी भर गया। झांग वेई गुस्से में चिल्लाया, साला, ये पानी झरने की तरह नीचे कैसे गिर रहा है? लू चेन, क्या ये सब तुम्हारी चाल है? मैंने उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। आराम से कॉफी खत्म की, कमरे में जाकर कपड़े बदले और ऑफिस जाने की तैयारी करने लगा। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, देखा कि झांग वेई बाहर खड़ा मेरा रास्ता रोके हुए है। उसके पीछे उसकी पत्नी मोबाइल लेकर मेरे घर के दरवाजे की लगातार वीडियो बना रही थी। क्या तुमने ये जानबूझकर किया है? उसने गुस्से में पूछा। मैंने शांत स्वर में कहा, मिस्टर झांग, जो कहना है सीधे कहो, हाथ मत लगाना। उसने कहा, ठीक है, तो बताओ, मेरे घर की बैल्कनी में पानी भर गया है, क्या यह तुम्हारी वजह से हुआ? मैंने जवाब दिया, मेरे घर का रेन शेड इलीगल कंस्ट्रक्शन है, इसकी कंप्लेंट तुमने की थी। सिटी मैनेजमेंट ने उसे हटाने का ऑर्डर दिया और मैंने कानून का पालन करते हुए उसी रात उसे हटा दिया। अब बारिश हो रही है और पानी नीचे बह रहा है। यह एक नेचुरल फिनोमिनॉन है, इसमें मेरा क्या दोष है? मेरी बात सुनकर झांग वेई कुछ पल के लिए चुप हो गया, फिर बोला, तुम्हें पहले से पता था कि ऐसा होगा, तुमने जानबूझकर ऐसा किया है? मैंने कहा, मुझे सिर्फ इतना पता है कि मैंने अपने घर का इलीगल स्ट्रक्चर हटाया है, इससे तुम्हारा क्या नुकसान हुआ? वह चिल्लाया, मेरे फूल, मेरे सारे इंपोर्टेड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स पानी में खराब हो गए। लू चेन, तुम्हें इसकी भरपाई करनी होगी। मैंने पूछा, कॉम्पेंसेशन किस आधार पर? क्या तुम्हारे पास कोई प्रूफ है कि तुम्हारे फूल मैंने खराब किए हैं? पानी का नीचे बहना ग्रेविटी लॉ है, इसके लिए तुम्हें न्यूटन को दोष देना चाहिए। झांग वेई गुस्से से कांप उठा, तुम बेकार की बहस कर रहे हो। मैंने कहा, कंप्लेंट पहले तुमने की थी, मैं तो सिर्फ कानून का पालन कर रहा हूँ। इतना कहकर मैंने अपना बैग उठाया और बाहर निकलने लगा। जरा रास्ता दो, मुझे ऑफिस जाना है। झांग वेई चिल्लाया, तुम कहीं नहीं जाओगे, जब तक यह मामला साफ नहीं होता तुम यहाँ से नहीं निकल सकते। मैंने कहा, तुम मेरी पर्सनल फ्रीडम रोक रहे हो, मैं अभी पुलिस को कॉल कर सकता हूँ। मैंने मोबाइल निकाला और उसकी तरफ कर दिया। जैसे ही उसने मेरी स्क्रीन पर 110 डायल स्क्रीन देखी, वह अनजाने में एक कदम पीछे हट गया, लेकिन उसकी पत्नी तुरंत आगे आकर उसके सामने खड़ी हो गई और मेरा रास्ता रोकते हुए बोली, पुलिस को कॉल करो। करो ना, अच्छा ही होगा, पुलिस आकर फैसला करेगी कि आखिर लोगों को इस तरह परेशान करने वाला कौन है। तभी सामने वाले घर का दरवाजा खुला और आंटी ली बाहर झांकने लगी। मेरे दरवाजे पर इतना हंगामा देखकर वह एक पल के लिए हैरान रह गई। झांग वेई की पत्नी को जैसे कोई सहारा मिल गया हो। वह तुरंत आंटी ली से रोते हुए बोली, बहन जी, आप ही फैसला कीजिए। इनके रेन शेड के हटते ही सारा बारिश का पानी हमारे घर में घुसने लगा। मेरे सारे फूल खराब हो गए और ये कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। क्या यह जानबूझकर बदला लेना नहीं है? आंटी ली ने उसकी बात सुनकर कहा, जब यह रेन शेड लगा था तभी तो पानी रुकता था, तुम लोगों ने ही इसकी कंप्लेंट की थी। अब इसे हटा दिया गया है तो पानी नीचे ही आएगा ना। झांग वेई की पत्नी बोली, लेकिन सारा पानी हमारे घर में ही क्यों आए? आंटी ली ने जवाब दिया, तो फिर कहाँ जाएगा? आसमान में उड़ जाएगा क्या? यह सुनते ही झांग वेई के पास कोई जवाब नहीं बचा। मैं उनके पास से निकलकर लिफ्ट की तरफ चला गया। लिफ्ट का बटन दबाते समय मैंने देखा कि झांग वेई मेरी पीठ की तरफ उंगली दिखाकर अपनी पत्नी से कुछ कह रहा था। उसके चेहरे पर सिर्फ गुस्सा और नाराजगी थी। मुझे पता था कि यह मामला यहीं खत्म नहीं होगा, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि यह इतनी जल्दी और इतने अजीब तरीके से आगे बढ़ेगा। लगातार पूरे दिन बारिश होती रही। शाम को जब मैं ऑफिस से वापस सोसाइटी पहुंचा तो देखा कि बिल्डिंग के नीचे लोगों की भीड़ लगी हुई है। कम्युनिटी डायरेक्टर वांग भी वहां मौजूद थे और हाथ में नोटबुक लेकर कुछ लिख रहे थे। झांग वेई और उसकी पत्नी भीड़ के बीच खड़े थे और ऊपर की तरफ उंगली दिखाते हुए कह रहे थे, डायरेक्टर वांग, आपने देखा ना, बारिश का पानी झरने की तरह सीधे हमारे घर में घुस रहा है। सिर्फ हमारा ही नहीं, चौथी मंजिल, तीसरी मंजिल और दूसरी मंजिल वाले भी परेशान हो रहे हैं। डायरेक्टर वांग ने ऊपर देखा और उनकी भौहें सिकुड़ गईं। छठी मंजिल की दीवार से गिरता हुआ पानी एक बड़े वाटर कर्टन की तरह नीचे आ रहा था। पांचवी मंजिल की बैल्कनी से टकराने के बाद पानी चारों तरफ बिखर रहा था। उसका कुछ हिस्सा नीचे की ओर बहता जा रहा था, जबकि कुछ हिस्सा हवा की वजह से इधर उधर उड़कर चौथी और तीसरी मंजिल की खिड़कियों और दीवारों को पूरी तरह भिगो रहा था। नीचे की मंजिलों के कुछ रेजिडेंट्स भी शिकायत करने लगे, आज पूरे दिन हमारी खिड़कियां सूखी ही नहीं, दीवारें पूरी तरह गीली हो गई हैं। अगर यह लंबे समय तक चला तो फंगस लग जाएगी। मुझे आते देख भीड़ अपने आप दो हिस्सों में बढ़ गई और मेरे लिए रास्ता बन गया। झांग वेई ने मुझे देखते ही गुस्से में कहा, लू चेन, देखो तुम्हारी वजह से क्या हो गया। डायरेक्टर वांग ने तुरंत उसे शांत कराया। झांग वेई, पहले शांत हो जाओ। फिर उन्होंने मेरी तरफ देखकर कहा, लू चेन, ये समस्या अब सच में दूसरे पड़ोसियों को भी प्रभावित कर रही है। मैंने कहा, डायरेक्टर वांग, पहली बात, झांग वेई ने मेरे रेन शेड की इलीगल कंस्ट्रक्शन के रूप में कंप्लेंट की थी। सिटी मैनेजमेंट ने कानून के अनुसार कार्रवाई की और मैंने पूरा सहयोग किया। दूसरी बात, बिल्डिंग की डिजाइन ऐसी है कि बारिश का पानी सीधे दीवार से नीचे बहता है। ये डेवलपर की गलती है, मेरी नहीं। तीसरी बात, दूसरे पड़ोसियों को परेशानी हो रही है, इसके लिए मुझे अफसोस है, लेकिन इसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है। मेरी तीनों बातें खत्म होते ही पूरा माहौल शांत हो गया। झांग वेई कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं था क्योंकि मैंने सिर्फ सच बोला था। डायरेक्टर वांग ने गहरी सांस ली। वह भी जानते थे कि मैं गलत नहीं था। उन्होंने कहा, बात तो सही है, लेकिन आखिर हम सब पड़ोसी हैं, थोड़ा इंसानी रिश्ता भी देखना चाहिए। अब जब समस्या पैदा हो गई है तो हमें मिलकर कोई सोल्यूशन निकालना होगा, है ना? मैंने सिर हिलाकर कहा, हाँ, सोल्यूशन निकलना चाहिए, लेकिन सही तरीका यह है कि जिन रेजिडेंट्स को परेशानी हो रही है वे सब मिलकर डेवलपर और प्रॉपर्टी मैनेजमेंट के खिलाफ शिकायत करें और पूरी बिल्डिंग की आउटर वॉल की वाटरप्रूफ रेनोवेशन करवाएं। यही परमानेंट सोल्यूशन है। जैसे ही मैंने डेवलपर का नाम लिया, अभी तक गुस्से में खड़े कई रेजिडेंट्स अचानक चुप हो गए। सब जानते थे कि डेवलपर और प्रॉपर्टी मैनेजमेंट एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालते रहते हैं। एक रेजिडेंट बोला, अगर हम उनके पास गए तो पता नहीं कितने साल लग जाएंगे। दूसरा बोला, हाँ, जब तक वे कुछ करेंगे तब तक हमारे घर पूरी तरह
तरह खराब हो जाएंगे। डायरेक्टर वांग ने कहा, लू चेन, ये प्रोसेस बहुत लंबी है। अभी जो समस्या सामने है पहले उसे तो हल करें। क्या तुम फिलहाल रेन शेड वापस नहीं लगवा सकते? मैंने शांत स्वर में कहा। मिस्टर जांग ने खुद मेरे रेन शेड की इलीगल कंस्ट्रक्शन की कंप्लेंट की थी और उसके सबूत के तौर पर सिटी मैनेजमेंट का डिमोलिशन नोटिस अभी भी मौजूद है। मैंने शांत स्वर में कहा, डायरेक्टर वांग, आप कम्युनिटी डायरेक्टर हैं, आप मुझे कानून मानने के लिए कहते हैं, लेकिन क्या अब आप ही मुझे कानून तोड़ने के लिए कह रहे हैं? डायरेक्टर वांग पूरी तरह चुप हो गए। बात भी सही थी। अभी कुछ दिन पहले ही रेन शेड को इलीगल कंस्ट्रक्शन बताकर हटाया गया था और अब उसे वापस लगाने को कहा जा रहा था। यह कैसी बात हुई? झांग वेई का चेहरा कभी लाल हो रहा था तो कभी सफेद। उसका हाल देखने लायक था। उसने खुद ही अपने लिए रास्ता बंद कर लिया था। मैंने आगे कहा, या फिर आप लोग सिटी मैनेजमेंट के पास जाइए और उनसे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट लेकर आइए कि यह रेन शेड इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं है और इसे लगाने की अनुमति है। जैसे ही मुझे ऑफिशियल अप्रूवल मिल जाएगा मैं बिना एक शब्द कहे तुरंत इसे वापस लगवा दूंगा। लेकिन सब जानते थे कि सिटी मैनेजमेंट से अपना ही फैसला बदलवाना डेवलपर के पास जाने से भी ज्यादा मुश्किल था। मैं उन सब की खामोशी देखकर और कुछ नहीं बोला और सीधे बिल्डिंग के अंदर चला गया। पीछे से झांग वेई की गुस्से से भरी चीखें और बाकी पड़ोसियों की नई शिकायतें सुनाई देती रहीं। उसी रात झांग वेई की अगुवाई में दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी मंजिल के कुल 5 फैमिलीज की जॉइंट कंप्लेंट लेटर बिल्डिंग के नोटिस बोर्ड पर चिपका दी गई। उस कंप्लेंट लेटर में बड़े भावुक शब्दों में लिखा गया था कि फ्लैट 601 के मालिक लू चेन द्वारा रेन शेड हटाने की वजह से नीचे रहने वाले कई फैमिलीज वाटर डैमेज का शिकार हो गए हैं, दीवारें गीली हो गई हैं, प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा है और कम्युनिटी तथा प्रॉपर्टी मैनेजमेंट से मांग की गई थी कि वे हस्तक्षेप करके लू चेन को पुरानी स्थिति बहाल करने का आदेश दें। झांग वेई ने खुद जिस आग को जलाया था अब वही आग उसके और बाकी लोगों के घर तक पहुंच चुकी थी और मैं तो बस एक कानून का पालन करने वाला अच्छा नागरिक था। यह ड्रामा अब और भी दिलचस्प होता जा रहा था। उसी रात झांग वेई की अगुवाई में दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी मंजिल के कुल 5 फैमिलीज की जॉइंट कंप्लेंट लेटर बिल्डिंग के नोटिस बोर्ड पर चिपका दी गई। कंप्लेंट लेटर में विस्तार से लिखा गया था कि फ्लैट 601 के मालिक लू चेन द्वारा रेन शेड हटाने के कारण नीचे रहने वाले रेजिडेंट्स को वाटर डैमेज, दीवारों में नमी और प्रॉपर्टी लॉस का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही कम्युनिटी और प्रॉपर्टी मैनेजमेंट से मांग की गई कि लू चेन को रेन शेड दोबारा लगाने और स्थिति पहले जैसी करने का आदेश दिया जाए। झांग वेई ने खुद जिस आग को भड़काया था अब वह उसी के सिर पर आ गिरी थी और मैं अब भी सिर्फ एक कानून मानने वाला नागरिक था। ये पूरा मामला पहले से कहीं ज्यादा मजेदार हो चुका था। जॉइंट कंप्लेंट लेटर की घटना शांत तालाब में फेंके गए पत्थर की तरह साबित हुई और पूरे सोसाइटी में हलचल मच गई। किसी ने उस लेटर की फोटो लेकर ओनर्स ग्रुप में भेज दी। फोटो ग्रुप में आते ही पूरा ग्रुप हंगामे से भर गया। एक रेजिडेंट ने लिखा, पहले खुद कंप्लेंट की, अब मिलकर वापस लगवाने की मांग कर रहे हैं, ये कैसा लॉजिक है? दूसरे ने लिखा, झांग वेई ने सच में अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। तीसरे ने कहा, मुझे तो नीचे रहने वाले फैमिलीज पर तरस आ रहा है, झांग वेई जैसा टीममेट मिला है तो नुकसान तो होना ही था। एक और रेजिडेंट बोला, सच कहूं तो लू चेन ने कुछ भी गलत नहीं किया, तुमने उसके रेन शेड की कंप्लेंट की, उसने उसे हटा दिया, सब कुछ पूरी तरह लीगल है। अब प्रॉब्लम पैदा हो गई तो उसकी जिम्मेदारी उस पर क्यों डाली जा रही है? एक और मैसेज आया, मैं लू चेन का सपोर्ट करता हूँ, ऐसे सेल्फिश नेबर्स को इसी तरह सबक मिलना चाहिए। ग्रुप में लगभग हर कोई मेरी तरफ था। झांग वेई और उसकी पत्नी बार बार अपनी सफाई देने की कोशिश कर रहे थे। उनका कहना था कि उन्होंने सिर्फ सोसाइटी के रूल्स और ऑर्डर को बनाए रखने के लिए कंप्लेंट की थी, उन्हें अंदाजा नहीं था कि मामला इतना बड़ा हो जाएगा। लेकिन कोई भी उनकी बात मानने को तैयार नहीं था। ग्रुप में तुरंत जवाब आया, जब कंप्लेंट की थी तभी उसके कॉन्सिक्वेंसेज के बारे में सोचना चाहिए था। किसी ने लिखा, तुम दोनों एडल्ट हो, अपने एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लो। एक और रेजिडेंट ने लिखा, बहाने बनाना बंद करो, सबकी आंखें खुली हुई हैं, असली वजह सिर्फ इतनी थी कि रेन शेड से गिरने वाला पानी तुम्हारे फूलों पर पड़ रहा था। फिर किसी ने लिखा, इतने सेल्फिश होने के बाद भी खुद को अच्छा इंसान साबित करने की कोशिश कर रहे हो। कुछ ही देर में झांग वेई और उसकी पत्नी को ग्रुप में इतनी आलोचना झेलनी पड़ी कि वे पूरी तरह चुप हो गए और फिर कोई मैसेज भेजने की हिम्मत नहीं कर पाए। लेकिन इस घटना का असर यही नहीं रुका, मामला लगातार और ज्यादा फैलता जा रहा है। अगले दिन सुबह सुबह प्रॉपर्टी मैनेजर ने मुझे खुद कॉल किया। हेलो मिस्टर लू, मैं प्रॉपर्टी ऑफिस से मैनेजर लियू बोल रहा हूँ। मैंने कहा, हेलो मैनेजर लियू। उसने हिचकिचाते हुए कहा, वो आपके रेन शेड वाले मामले के बारे में हमें सब पता चल गया है। अब नीचे रहने वाले कई रेजिडेंट्स बहुत नाराज हैं। हमारी प्रॉपर्टी मैनेजमेंट बीच में फंस गई है और हमारे लिए भी सिचुएशन संभालना मुश्किल हो रहा है। मैंने पूछा, तो वह बोला, आप थोड़ा कोऑपरेशन कर सकते हैं क्या? फिलहाल रेन शेड वापस लगवा दीजिए ताकि सबका गुस्सा थोड़ा शांत हो जाए, बाकी चीजों का सोल्यूशन हम बाद में मिलकर निकाल लेंगे। मैंने शांत स्वर में कहा, मैनेजर लियू, कल मैं डायरेक्टर वांग को साफ साफ बता चुका हूँ, उस रेन शेड को सिटी मैनेजमेंट ने इलीगल कंस्ट्रक्शन घोषित किया है। क्या आपकी प्रॉपर्टी मैनेजमेंट चाहती है कि मैं खुलेआम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के फैसले का विरोध करूं? अगर ऐसा है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी क्या आपकी प्रॉपर्टी मैनेजमेंट लेगी? उधर कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर मैंने आगे कहा, या फिर आपकी प्रॉपर्टी मैनेजमेंट मुझे एक रिटन प्रूफ दे दें कि रेन शेड लगाना पूरी तरह लीगल है और उससे जुड़ी सारी जिम्मेदारी भी आपकी होगी। अगर ऐसा ऑफिशियल प्रूफ मिल जाता है तो मैं अभी उसे वापस लगवा देता हूँ। मैनेजर लियू तुरंत घबरा गया। नहीं नहीं मिस्टर लू, आप हमें मुश्किल में डाल रहे हैं। मैं हल्का सा हंसा और बोला, यह बात दोनों तरफ लागू होती है। आप लोग एक कानून मानने वाले रेजिडेंट से इलीगल कंस्ट्रक्शन का काम करवाना चाहते हैं, क्या यह मुझे मुश्किल में डालना नहीं है? फिर मैंने कहा, मैनेजर लियू, असली समस्या बिल्डिंग की डिजाइन डिफेक्ट है, ये बात आप मुझसे बेहतर जानते हैं। अभी सबसे अच्छा तरीका यही है कि मेंटेनेंस फंड एक्टिवेट किया जाए और पूरी बिल्डिंग की आउटर वॉल पर वाटरप्रूफ कंस्ट्रक्शन करवाया जाए। अगर आपकी प्रॉपर्टी मैनेजमेंट इस काम को लीड करके पूरा करवा दे तो मुझे लगता है कि पूरी सोसाइटी आपको धन्यवाद देगी। इतना कहकर मैंने
मैंने कॉल काट दिया। मुझे पता था कि मेंटेनेंस फंड शुरू करना आसान काम नहीं है, प्रोसेस लंबा और जटिल था और प्रॉपर्टी मैनेजमेंट शायद ही इस झंझट में पड़ना चाहती। मैंने बस एक बार फिर गेंद उनके पाले में डाल दी थी। दोपहर तक बारिश लगातार जारी रही। ऐसा लग रहा था जैसे उसका रुकने का कोई इरादा ही नहीं है। मैं उस दिन थोड़ा जल्दी ऑफिस से लौट आया। बिल्डिंग के नीचे पहुंचते ही मैंने एक मजेदार सीन देखा। झांग वेई की बैल्कनी में उसकी पत्नी एक बहुत बड़ा प्लास्टिक टब पकड़े हुए थी और बड़ी मुश्किल से उसमें भरा पानी बाहर फेंक रही थी। दूसरी तरफ झांग वेई सीढ़ी पर चढ़ा हुआ था। उसके हाथ में एक विशाल प्लास्टिक शीट और टेप थी। ऐसा लग रहा था कि वह अपनी बैल्कनी के ऊपर यानी मेरे बैल्कनी फ्लोर के ठीक नीचे खुद ही एक टेम्पोररी शेड बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन लगातार गिरती बारिश उसकी सारी मेहनत पर पानी फेर रही थी। उसका पूरा शरीर भीग चुका था। सीढ़ी बार बार हिल रही थी। टेप गीली दीवार पर चिपक ही नहीं रही थी। तभी हवा का एक तेज झोंका आया और प्लास्टिक शीट उड़कर सीधे उसके चेहरे पर चिपक गई। उसका हाल बेहद दयनीय और हास्यास्पद लग रहा था। नीचे कुछ पड़ोसी तमाशा देख रहे थे और आपस में फुसफुसा रहे थे। इससे क्या फायदा होगा, यह सिर्फ टेम्पोररी फिक्स है, असली समस्या तो वहीं की वहीं है। जो बोओगे वहीं काटोगे। पहले सोचना चाहिए था, अब पछताने से क्या फायदा। कुछ लोग तो उसकी हालत देखकर हंसी भी नहीं रो पा रहे थे। मैं बिना रुके सीधे बिल्डिंग के अंदर चला गया। जैसे ही मैंने अपने घर का दरवाजा खोला, एक तेज सी सीलन और फंगस की बदबू मेरे चेहरे से टकराई। मैंने भौहें सिकोड़ ली और बैल्कनी की तरफ गया। यह बदबू नीचे से ऊपर आ रही थी। लगातार बारिश और जमा हुए पानी ने नीचे कुछ चीजों को सड़ाना शुरू कर दिया था। इस पुरानी बिल्डिंग का ड्रेनेज सिस्टम इतनी बड़ी आर्टिफिशियल वाटरफॉल को झेलने के लिए बना ही नहीं था। मैं खिड़की के बाहर लगातार बरसी बारिश को देखता रहा और मुझे महसूस हुआ कि इस पूरे ड्रामा का क्लाइमैक्स अब दूर नहीं। जिसने मेरी कंप्लेंट की थी, बहुत जल्द वही इंसान मेरे सामने आकर रिक्वेस्ट करने वाला था। तीसरे दिन सुबह आखिरकार बारिश रुक गई, लेकिन लगातार 2 दिनों तक हुई वाटर डैमेज का असर अब साफ दिखाई देने लगा था। मैं सुबह की रनिंग के लिए घर से निकलने ही वाला था कि दरवाजा खोलते ही सामने का नजारा देखकर रुक गया। कम्युनिटी डायरेक्टर वांग मेरे दरवाजे के बाहर खड़े थे। उनकी आंखें लाल थीं, चेहरा थका हुआ था और ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने कई रातों से ठीक से नींद नहीं ली हो। उनके साथ नीचे रहने वाले 5 फैमिलीज के रिप्रेजेंटेटिव्स भी खड़े थे, जिनमें झांग वेई भी शामिल था। सभी के चेहरे बेहद खराब दिख रहे थे, खासकर झांग वेई। 2 दिन पहले तक उसका घमंडी और अकड़ वाला रवैया पूरी तरह गायब हो चुका था। अब उसका सिर झुका हुआ था। चेहरा तवे के पीछे जितना काला होता है उससे भी ज्यादा काला पड़ चुका था और उसकी नजरें बार बार इधर उधर घूम रही थीं। वह मेरी आंखों में देखने की हिम्मत तक नहीं कर पा रहा था। मैंने हैरानी से पूछा, डायरेक्टर वांग, आप लोग यहाँ? मुझे देखते ही डायरेक्टर वांग ऐसे लगे जैसे किसी डूबते हुए आदमी को सहारा मिल गया हो। उनकी आवाज बैठ चुकी थी और बोलते समय ऐसा लग रहा था जैसे रो पड़ेंगे। उन्होंने कहा, लू चेन, प्लीज इस बार हमारी मदद कर दो, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। मैंने पूछा, क्या हुआ? उन्होंने तुरंत कहा, 5वीं मंजिल पर रहने वाले शाओतांग के घर की बैल्कनी की सीलिंग में बड़े पैमाने पर फंगस लग गई है। दीवारों की प्लास्टर लेयर तक झड़ने लगी है। उसके घर की वुडन फ्लोरिंग पूरी तरह पानी सोकर टेढ़ी मेढ़ी हो गई है। चौथी और तीसरी मंजिल की बैल्कनी में भी लीकेज शुरू हो गई है। दीवारों पर और भी ज्यादा गंभीर बात यह थी कि पानी दीवार की दरारों से होते हुए बेडरूम तक पहुंच गया था। नए खरीदे गए मैट्रेस पूरी तरह खराब हो चुके थे। डायरेक्टर वांग जितना बोल रहे थे उतना ही ज्यादा एक्साइटेड होते जा रहे थे। उन्होंने अपने पीछे खड़े लोगों की तरफ इशारा करते हुए कहा, इन लोगों ने पूरी रात कम्युनिटी ऑफिस में हंगामा किया। मैं पूरी रात सो भी नहीं पाया। उनकी बात सुनकर मेरे मन में जरा भी हलचल नहीं हुई, बल्कि मुझे थोड़ा हंसने का मन हुआ। मेरी नजर डायरेक्टर वांग को पार करते हुए सीधे झांग वेई पर जाकर रुकी। उसने मेरी नजर महसूस की और तुरंत अपना सिर और नीचे झुका लिया। मैंने हाथ में पकड़ी हुई सोयाबीन मिल्क का एक घूंट लिया और आराम से कहा, इतनी गंभीर बात है क्या? मेरी शांति और डायरेक्टर वांग की बेचैनी के बीच साफ अंतर दिखाई दे रहा था। हाँ, डायरेक्टर वांग लगभग विनती करते हुए बोले, लू चेन, इस बार मेरी बात मान लो। रेन शेड वापस लगवा दो। पहले इस पानी को रोको, इसे नीचे बहना बंद करना होगा। मैंने सोयाबीन मिल्क नीचे रखी और उनकी आंखों में देखते हुए एक एक शब्द साफ बोलते हुए कहा, इलीगल कंस्ट्रक्शन है, नहीं लगा सकता। ये 6 शब्द ऐसे थे जैसे किसी ने डायरेक्टर वांग के सिर पर ठंडे पानी की बाल्टी उड़ेल दी हो। उनके चेहरे का सारा रंग एक पल में उड़ गया। लेकिन अभी सिचुएशन अलग है, उन्होंने कमजोर आवाज में कहा। मैंने तुरंत जवाब दिया, सिचुएशन चाहे जैसी भी हो, कानून नहीं तोड़ा जा सकता। आप कम्युनिटी ऑफिसर हैं, आपको तो सबसे ज्यादा लॉ की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इस बार डायरेक्टर वांग पूरी तरह चुप हो गए। उनके पास कोई जवाब नहीं बचा था। तभी अब तचु खड़ा झांग वेई धीरे धीरे आगे बढ़ा और मेरे सामने आकर रुक गया। उसने सिर उठाया। उसकी आंखें लाल थीं, उनमें ब्लड वेसल्स साफ दिखाई दे रही थी। उसके होंठ कांप रहे थे जैसे वह कोई बहुत मुश्किल फैसला लेने वाला हो। भाई लू, उसने कहा। उसने पहली बार मुझे भाई कहकर बुलाया था। मैंने पूछा, क्या बात है? झांग वेई ने गहरी सांस ली और बोला, इस बार गलती मेरी थी। मैं सेल्फिश था, मैं बेवकूफ था, मुझे कंप्लेंट नहीं करनी चाहिए थी। मैं माफी मांगता हूँ। इतना कहकर उसने मेरे सामने गहरा झुकर बो किया। उसके पीछे खड़ी उसकी पत्नी ने भी धीमी आवाज में कहा, सॉरी। ये सीन देखकर आसपास खड़े सभी लोग शांत हो गए। झांग वेई ने फिर कहा, भाई लू, आप बड़े दिल वाले इंसान हैं, मेरी गलती को दिल पर मत लीजिए। देखिए, मेरा नुकसान भी कम नहीं हुआ है। मेरे सारे फूल खत्म हो गए, फ्लोर भी खराब हो गया। कृपया रेन शेड वापस लगवा दीजिए। जितना खर्च आएगा मैं दूंगा, डबल पेमेंट दूंगा। मैंने सिर हिलाया। यह पैसों का सवाल नहीं है, यह प्रिंसिपल का सवाल है। तुमने ही मुझे एक कानून का पालन करने वाला अच्छा नागरिक बनाया है। अब मैं सिर्फ अपने अच्छे नागरिक वाले प्रिंसिपल पर कायम हूँ। मेरी यह बात सीधे झांग वेई के दिल में तीर की तरह जाकर लगी। उसके चेहरे की आखिरी बची हुई रंगत भी गायब हो गई। उसे समझ आ गया था कि मैं पैसे के लिए यह सब नहीं कर रहा। मैं सिर्फ चाहता था कि वह अपने किए की कीमत चुकाए और ऐसी कीमत चुकाए कि शिकायत भी न कर सके। लेकिन झांग वेई की सार्वजनिक माफी के बाद भी यह ड्रामा खत्म नहीं हुआ। उल्टा अब यह लड़ाई सिर्फ मेरे और झांग वेई के बीच नहीं रही थी, बल्कि
मेरे और नीचे रहने वाले सभी रेजिडेंट्स के बीच बदल चुकी थी। जब लोगों ने देखा कि मैं न दबाव में आ रहा हूँ और न रिक्वेस्ट में, तो डायरेक्टर वांग और ज्यादा परेशान हो गए। पीछे खड़े कुछ रेजिडेंट्स भी खुद को रोक नहीं पाए। एक रेजिडेंट बोला, मिस्टर लू, बात ऐसे नहीं होती। अब नुकसान सिर्फ 5वीं मंजिल वाले को नहीं हुआ है, हम सबको नुकसान हो रहा है। सिर्फ इसलिए कि आपका 5वीं मंजिल वाले से झगड़ा है, आप हम सबको भी परेशान नहीं कर सकते। दूसरा बोला, हाँ, हमने तो आपका कुछ बिगाड़ा भी नहीं। मैंने शांत स्वर में जवाब दिया। जब झांग वेई ओनर्स ग्रुप में चिल्ला कर मेरी कंप्लेंट करने की बात कर रहा था, तब तुम में से कोई भी मेरे लिए एक शब्द बोलने नहीं आया था। अब जब आग खुद के घर तक पहुंच गई है, तब दर्द महसूस हो रहा है। मैं आगे बोला, हम सब एक ही बिल्डिंग में रहते हैं, हर कोई जानता है कि वह रेन शेड किस काम के लिए लगाया गया था। तुम लोगों को सच्चाई पहले से पता थी। अब जब तमाशा तुम्हारे अपने घर तक पहुंच गया है, तो कैसा लग रहा है? माहौल अचानक बहुत असहज हो गया। डायरेक्टर वांग ने जल्दी से बीच बचाव करने की कोशिश की। लू चेन, गुस्सा मत करो, सब लोग परेशान हैं। देखो, ऐसा करते हैं, कम्युनिटी ऑफिस इस मामले की जिम्मेदारी लेता है। तुम पहले रेन शेड वापस लगवा दो। अगर सिटी मैनेजमेंट पूछेगा तो हम कह देंगे कि ये इमरजेंसी मेजर था, उसकी एक्सप्लेनेशन हम देंगे। अब तो मान जाओ। ये सुनकर मुझे महसूस हुआ कि उन्होंने मुझे पीछे हटने का एक रास्ता दिया है, लेकिन मैं पीछे क्यों हटा? ड्रामा अभी आधा ही हुआ था। मैंने मुस्कुराकर कहा, डायरेक्टर वांग, आपकी भावना की मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन डिमोलिशन नोटिस अभी भी मौजूद है। सिटी मैनेजमेंट के रिकॉर्ड्स में भी इसकी एंट्री होगी। अगर आपकी कम्युनिटी ऑफिस एक्सप्लेनेशन देने जाएगी तो किस आधार पर देगी? ये कहकर कि अचानक बारिश ज्यादा हो गई थी। अगर सिटी मैनेजमेंट वेरिफिकेशन के लिए मुझे कॉल कर दे तो मैं क्या कहूंगा? यह कि मैंने खुद रेन शेड लगाया, या यह कि कम्युनिटी ऑफिस ने मुझे मजबूर किया? अगर सिटी मैनेजमेंट इसे दोबारा इलीगल कंस्ट्रक्शन मानकर फाइन लगा दे तो वह फाइन कौन देगा, मैं या कम्युनिटी ऑफिस? मेरे लगातार पूछे गए इन सवालों ने डायरेक्टर वांग को फिर से चुप कर दिया। वह जानते थे कि इस मामले का कोई आसान सोल्यूशन नहीं था। कम्युनिटी ऑफिस के पास न लॉ एनफोर्समेंट पावर थी और न ही किसी दूसरे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के फैसले को बदलने का अधिकार। तभी तीसरी मंजिल वाली आंटी अचानक फट पड़ी। उन्होंने उंगली दिखाकर कहा, यह भी नहीं चलेगा, वह भी नहीं चलेगा। आखिर तुम चाहते क्या हो? क्या तुम सच में चाहते हो कि हम सबके घर फंगस से भर जाएं? फिर गुस्से में बोली, तुम बहुत बुरे इंसान हो। मैंने ठंडे स्वर में कहा, अपनी भाषा का ध्यान रखिए। शुरू से लेकर अब तक मैंने कोई गलती नहीं की। मैंने रूल्स फॉलो किए और इलीगल कंस्ट्रक्शन हटाया। अब बिल्डिंग डिजाइन डिफेक्ट की वजह से आपको नुकसान हो रहा है और आप उसकी सारी जिम्मेदारी एक कानून मानने वाले नागरिक पर डालना चाहते हैं। बताइए, गलत कौन है? मेरी बात सुनकर वह आंटी एक कदम पीछे हट गईं। उनके पास जवाब नहीं था, लेकिन वह फिर भी बड़बड़ाती रहीं। तभी दूसरी मंजिल के एक रेजिडेंट ने चश्मा ठीक करते हुए कहा, मिस्टर लू, हम लॉजिक की बात करते हैं। अगर हम डेवलपर के खिलाफ लीगल प्रोसेस शुरू करते हैं तो बहुत समय लगेगा। आपको रेन शेड वापस लगाने में कंसर्न है, तो क्या कोई तीसरा रास्ता नहीं है? मैंने उसे देखा और पहली बार मुझे लगा कि यहाँ कोई सोचने समझने वाला इंसान भी है। मैंने कहा, है। ये सुनते ही सभी की नजरें मुझ पर टिक गईं। मैंने धीरे से कहा, तुम लोग खुद सिटी मैनेजमेंट के पास जाओ और उनसे परमिशन मांगो कि रेन शेड वापस लगाने की अनुमति दी जाए। मेरी बात खत्म होते ही पूरा माहौल एकदम शांत हो गया। सभी लोग स्तब्ध रह गए, क्योंकि इसका मतलब था कि उन्हें खुद स्वीकार करना पड़ेगा कि पहले कंप्लेंट करना गलती थी और अब वही गलती ठीक करवाने के लिए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के सामने हाथ जोड़ने पड़ेंगे। झांग वेई का चेहरा अब काले रंग से भी आगे निकल चुका था। वह लगभग राख जैसा ग्रे पड़ गया था। यह प्रपोजल उसके लिए किसी टॉर्चर से कम नहीं था। पहले उसी ने कंप्लेंट की, सिटी मैनेजमेंट ने रेन शेड हटवा दिया और अब उसी को लीड पर्सन बनकर सिटी मैनेजमेंट से रेन शेड वापस लगाने की रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। यह उसके लिए पूरी तरह से इज्जत खो देने वाली बात थी। यह काम करेगा? किसी ने हिचकिचाते हुए पूछा। मैंने कंधे उचकाए और कहा, काम करेगा या नहीं यह कोशिश करने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन फिलहाल यही एकमात्र रास्ता है। अब आप लोग आपस में बैठकर फैसला कर लीजिए। इतना कहकर मैंने जोर से दरवाजा बंद कर दिया। बाहर खड़े लोगों के लिए सारी प्रॉब्लम्स छोड़कर मैं अंदर वापस चला गया। मुझे पता था कि उनके पास अब कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा था, क्योंकि हर बीतते मिनट के साथ उनका नुकसान और बढ़ता जा रहा था। दिन सुबह डायरेक्टर वांग एक नई तैयार की गई सिचुएशन रिपोर्ट और टेम्पोरेरी रेस्टोरेशन एप्लीकेशन लेकर फिर मेरे घर आ पहुंचे। एप्लीकेशन में बिल्डिंग डिजाइन डिफेक्ट, बारिश का पानी अंदर घुसने की समस्या और नीचे रहने वाली 5 फैमिलीज के नुकसान का पूरा विवरण लिखा हुआ था। शब्दों में सच्ची विनती झलक रही थी। साथ ही हर फैमिली की बैल्कनी की खराब हालत वाली फोटोज भी अटैच थी। सबसे नीचे 5 हाउस ओनर्स के साइन और लाल रंग के फिंगरप्रिंट्स लगे हुए थे। उनमें सबसे ऊपर झांग वेई का नाम साफ दिखाई दे रहा था। डायरेक्टर वांग ने उम्मीद भरी नजर से मुझे देखते हुए कहा, लू चेन, जरा देखो, अब ये ठीक है ना? मैंने एप्लीकेशन ली और ध्यान से पढ़ी। सच कहूं तो इसे काफी अच्छी तरह लिखा गया था। पूरे डॉक्यूमेंट में उन्होंने खुद को बिल्डिंग डिजाइन डिफेक्ट का विक्टिम बताया था और रेन शेड लगाने को एकमात्र इमरजेंसी सेल्फ रेस्क्यू मेजर घोषित किया था। पूरा पढ़ने के बाद मैंने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, लेकिन यह एप्लीकेशन आप लोगों को और खास तौर पर मिस्टर झांग वेई को खुद सिटी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में जाकर जमा करनी होगी। डायरेक्टर वांग कुछ पल के लिए चुप रह गए। मैंने आगे कहा, जिसने गांठ बांधी है वही उसे खोलेगा। कंप्लेंट किसने की थी? झांग वेई ने, इसलिए एप्लीकेशन भी वही देगा। तभी आपकी सिंसियरिटी दिखाई देगी और सिटी मैनेजमेंट वालों को भी पूरी घटना शुरू से अंत तक समझ में आएगी। फिर मैंने साफ कहा, अगर आप लोग खुद जाकर ये एप्लीकेशन नहीं देंगे तो इसका कोई मतलब नहीं है। डायरेक्टर वांग ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, हम जाएंगे, अभी चलते हैं। झांग वेई, तुम्हें भी चलना होगा। झांग वेई ने सिर झुका लिया। वह बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने डोरियों से बंधी कठपुतली को खड़ा कर दिया हो। वह चुपचाप डायरेक्टर वांग और बाकी लोगों के पीछे चल पड़ा। मैं आसानी से कल्पना कर सकता था कि जब वही इंसान जिसने कंप्लेंट की थी सिटी मैनेजमेंट ऑफिस में खड़ा होकर इलीगल कंस्ट्रक्शन को वापस लगाने की परमिशन मांगेगा तो वह सीन कितना अजीब और शर्मनाक होगा। लेकिन उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। यह उसकी मूर्खता और घमंड की कीमत थी जो उसे खुद चुकानी ही थी। दोपहर में मुझे
मुझे एक अननोन नंबर से कॉल आया। हेलो, क्या मैं मिस्टर लू चेन से बात कर रहा हूँ? मैंने कहा जी बोल रहा हूँ। उधर से आवाज आई, आपकी सोसाइटी की तरफ से रेन शेड रेस्टोरेशन एप्लीकेशन हमें प्राप्त हुई है, कुछ बातें वेरीफाई करनी है। मैंने कहा पूछिए। अधिकारी ने पूछा, पहला सवाल, जब आपने रेन शेड हटाया था तब क्या आपने पूरी तरह अपनी मर्जी से और पूरा कोऑपरेशन देते हुए उसे हटाया था? मैंने जवाब दिया, हाँ मैंने पूरी तरह कोऑपरेशन किया था। उसने दूसरा सवाल पूछा, नीचे रहने वाले रेजिडेंट्स द्वारा जो वाटर डैमेज और प्रॉपर्टी लॉस की शिकायत की गई है, क्या वह सच है? मैंने कहा हाँ ये सच है, लेकिन इसकी पूरी डिटेल्स कम्युनिटी डायरेक्टर वांग और नीचे रहने वाले रेजिडेंट्स मुझसे बेहतर जानते हैं। अधिकारी कुछ पल चुप रहा और फिर बोला, अगर भविष्य में डिपार्टमेंट प्रैक्टिकल सिचुएशन को देखते हुए कोई नया डिसीजन लेता है तो आपका क्या रुख होगा? मैंने बिना झिझक जवाब दिया, मैं हमेशा ऑफिशियल डिसीजन का सम्मान करूंगा। अगर डिपार्टमेंट कहे कि रेन शेड लगाया जा सकता है तो मैं तुरंत लगवा दूंगा। अगर डिपार्टमेंट कहे कि नहीं लगाया जा सकता तो मैं उसे हाथ भी नहीं लगाऊंगा। उधर से जवाब आया, ठीक है मिस्टर लू चेन, हमें जरूरी जानकारी मिल गई है, कोऑपरेशन के लिए धन्यवाद। कॉल करते ही मुझे समझ आ गया कि मामला लगभग तय हो चुका है और मेरा मकसद भी पूरा हो चुका था। मैंने किसी से लड़ाई नहीं की थी, किसी से बदतमीजी नहीं की थी, यहाँ तक कि एक भी गाली नहीं दी थी। मैंने सिर्फ हर इंसान को रूल्स के दायरे में रहने पर मजबूर किया था। जब उन्होंने रूल्स का इस्तेमाल मेरे खिलाफ किया तो मैंने भी उन्हीं रूल्स का इस्तेमाल करके उन्हें उनके ही जाल में फंसा दिया। अगर कोई रूल्स का सहारा लेकर मुझे मुश्किल में डाल सका है तो वही रूल्स उसे भी जवाबदेह बना सके। और जब उन्होंने रूल्स तोड़कर प्रॉब्लम का शॉर्टकट सोल्यूशन ढूंढना चाहा तो मेरा जवाब साफ था, नहीं, तुम्हें वापस उसी रूल बुक के अंदर आना होगा और अपने किए का सामना खुद करना होगा। समय डायरेक्टर वांग ने मुझे बेहद खुश होकर कॉल किया, लू चेन गुड न्यूज, अप्रूवल मिल गया है। सिटी मैनेजमेंट ने स्पेशल सिचुएशन मानकर स्पेशल अप्रूवल दे दिया है। टेम्पोरेरी बेसिस पर रेन शेड दोबारा लगाने की परमिशन मिल गई है। उन्होंने कम्युनिटी ऑफिस को ऑफिशियल रिप्लाई लेटर भी भेज दिया है। मैंने कहा अच्छा। डायरेक्टर वांग उत्साहित होकर बोले, हाँ बहुत बढ़िया खबर है। लू चेन बताओ कब कन्वीनियंट रहेगा, जल्दी से रेन शेड वापस लगवा देते हैं। मैंने जवाब दिया, कभी भी लगवा सकते हैं। वह तुरंत बोले, पैसों की बिल्कुल चिंता मत करना, झांग वही पहले ही मेरे पास पैसे ट्रांसफर कर चुका है। मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट और तुम्हारे कॉम्पेंसेशन तक का पैसा उसने दे दिया है। इस बार सबसे अच्छा मटेरियल इस्तेमाल होगा। मैंने शांत स्वर में कहा, कॉम्पेंसेशन की जरूरत नहीं है, बस रेन शेड अच्छी तरह लग जाना चाहिए। सच कहूँ तो मुझे उसके पैसों की कोई जरूरत नहीं थी। उसने जो इज्जत खोई थी वह किसी भी रकम से ज्यादा संतोष देने वाली थी। अगले दिन सुबह सुबह वही मास्टर जो फिर अपनी टीम के साथ आ पहुंचे जिन्होंने पहले रेन शेड हटाया था, लेकिन इस बार उनकी ट्रक में पहले से कहीं बेहतर क्वालिटी की ड्यूरेबल पॉलीकार्बोनेट शीट्स और स्टेनलेस स्टील ब्रैकेट्स भरे हुए थे। मिस्टर लू, फिर मुलाकात हो गई। इस बार हम आपको पहले से भी बेहतर काम करके देंगे। तभी झांग वही आगे आया और हाथ में फ्रूट बास्केट लेकर बोला, भाई लू, ये मेरी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट है। पहले जो कुछ हुआ उसके लिए मैंने उसे बीच में रोक दिया। फ्रूट रहने दो, बस उम्मीद है कि तुमने इस घटना से कुछ सीखा होगा। फिर मैंने मास्टर जो की तरफ देखा। मास्टर जो, आपको तकलीफ दी? उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत कीजिए, इस बार बेस्ट मटेरियल लगेगा और इंस्टॉलेशन भी पूरी तरह स्टैंडर्ड के हिसाब से होगा। तभी डायरेक्टर वांग बोले, हाँ कम्युनिटी ऑफिस और मिस्टर जांग ने खास तौर पर कहा है कि इस बार हाईएस्ट स्टैंडर्ड पर काम होना चाहिए। रेन लीक की कोई संभावना नहीं रहेगी और पूरा स्ट्रक्चर बिल्कुल साइलेंट रहेगा। वर्कर्स तुरंत काम में लग गए। ड्रिल मशीन की आवाज एक बार फिर गूंजने लगी, लेकिन इस बार माहौल पूरी तरह अलग था। पिछली बार नीचे खड़े पड़ोसियों के चेहरों पर मजाक और खुशी थी, जबकि इस बार उनके चेहरों पर उम्मीद और राहत दिखाई दे रही थी। झांग वेई भी नीचे खड़ा था, ठीक वैसे ही जैसे पिछली बार मॉनिटरिंग कर रहा था, लेकिन इस बार उसके हाथ सीने पर नहीं बंधे थे। वह बार बार वर्कर्स को पानी दे रहा था, सिगरेट दे रहा था और चेहरे पर खुशामदी मुस्कान लिए घूम रहा था। उसकी पत्नी भी कभी पूछती कि वर्कर्स को प्यास तो नहीं लगी, कभी पूछती कि थक तो नहीं गए। दोनों की मेहनत देखकर साफ लग रहा था कि वे इस बार किसी भी तरह रेन शेड वापस लगवाना चाहते थे। पूरी बिल्डिंग के रेजिडेंट्स यह सब देख रहे थे। लोगों की नजरों में मजाक भी था, तिरस्कार भी था, लेकिन सबसे ज्यादा यह एहसास था कि झांग वेई अब पूरी सोसाइटी का जोक बन चुका था। उसने कंप्लेंट करके अपनी धाक जमाने की कोशिश की थी, लेकिन नतीजा उल्टा निकला और अब पूरा रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स उसी पर हंस रहा था। दोपहर तक रेन शेड का पूरा फ्रेम तैयार हो गया। मास्टर जो खास तौर पर ऊपर आए और मुझसे बोले, मिस्टर लू, इस बार हमने ब्रैकेट्स और वॉल कॉन्टैक्ट पॉइंट्स पर स्पेशल शॉक अब्सॉर्बिंग रबर पैड्स लगाए हैं। अब जब बारिश होगी तो आपके घर के अंदर एक आवाज भी नहीं आएगी। मैंने सिर हिलाया, बहुत बढ़िया, आपने काफी ध्यान रखा है। शाम 4 बजे तक नया रेन शेड पूरी तरह इंस्टॉल हो चुका था। ये पहले वाले से कहीं ज्यादा चौड़ा, मजबूत और खूबसूरत था। ट्रांसपेरेंट पैनल से छनकर आती धूप बैल्कनी में फैल रही थी और पूरा एरिया रोशनी से भर गया था। मास्टर जो और उनकी टीम ने कंस्ट्रक्शन वेस्ट का एक एक टुकड़ा साफ कर दिया। उसके बाद डायरेक्टर वांग और जांग वेई ऊपर आकर फाइनल इंस्पेक्शन करने लगे। डायरेक्टर वांग ने चारों तरफ देखकर कहा, शानदार, सच में बहुत शानदार। जांग वेई ने सावधानी से पूछा, भाई लू, अब आप संतुष्ट हैं? मैंने बैल्कनी की तरफ नजर डाली और कहा, हाँ ठीक है। वह कुछ झिझका, फिर बोला, तो पहले जो नुकसान हुआ था, मैंने सीधे जवाब दिया, वह तुम्हारे और डेवलपर के बीच का मामला है, उसका मुझसे कोई संबंध नहीं है। झांग वेई का चेहरा एक पल के लिए जम गया, लेकिन उसने तुरंत सिर हिलाया। हाँ हाँ, आप सही कह रहे हैं। अब उसमें एक शब्द भी बहस करने हिम्मत नहीं बची थी। एक रेन शेड से शुरू हुई यह पूरी जंग आखिरकार यहीं आकर खत्म हुई और मैं जीता था। साफ सुथरे तरीके से जीता था, लॉजिक और रूल्स के साथ जीता था। मैंने किसी को भी मेरे खिलाफ एक भी बहाना पकड़ने का मौका नहीं दिया। मैंने बस उन्हें यह सिखाया कि रिस्पेक्ट क्या होती है और रूल्स का मतलब क्या होता है। सभी लोगों के जाने के बाद मैं नए रेन शेड के नीचे खड़ा होकर नीचे झांग वेई की बैल्कनी की बर्बाद हालत को देख रहा था। मैं जानता था, मुझे पता था कि आज के बाद मेरे आसपास काफी शांति रहने वाली है। रेन शेड दोबारा लगने के तीसरे दिन प्रॉपर्टी मैनेजर लियू ने मुझे फिर कॉल किया। इस बार उसकी आवाज पहले से भी ज्यादा विनम्र थी, यहाँ तक कि उसमें थोड़ी खुशामद भी झलक रही थी। मिस्टर लू, क्या आप
घर पर हैं। बिल्डिंग रिपेयर प्रोजेक्ट के बारे में एक नई प्रोग्रेस हुई है। मैंने कहा ठीक है बताइए। वह उत्साह से बोला, आपने जो सजेशन दिया था वह बिल्कुल सही था। प्रॉब्लम की जड़ सचमुच बिल्डिंग डिजाइन में ही थी। कम्युनिटी ऑफिस और प्रॉपर्टी मैनेजमेंट की जॉइंट मीटिंग के बाद और अधिकांश रेजिडेंट्स की राय लेने के बाद हमने ऑफिशियली मेजर रिपेयर फंड एक्टिवेट करने का फैसला किया है। बिल्डिंग नंबर 7 की पूरी आउटर वॉल पर कॉम्प्रिहेंसिव वाटर प्रूफिंग और ड्रेनेज सिस्टम रेनोवेशन किया जाएगा। ये खबर सच में मेरी उम्मीद से बाहर थी। मुझे लगा था कि प्रॉपर्टी मैनेजमेंट हमेशा की तरह जिम्मेदारी डालती रहेगी, लेकिन उन्होंने इतनी जल्दी फैसला कर लिया। मैंने कहा इतनी जल्दी? मैनेजर लियू हंस पड़ा। जल्दी कहाँ हुई? इस बार आपके रेन शेड वाले मामले का इम्पैक्ट बहुत बड़ा हो गया। अब सिर्फ आपकी बिल्डिंग के रेजिडेंट्स ही नहीं, दूसरी बिल्डिंग्स के रेजिडेंट्स भी चिंता करने लगे हैं। सब लोग हमसे हिडन रिस्क चेक करने की मांग कर रहे हैं। हम पर भी बहुत प्रेशर है। इसीलिए हमने सोचा कि प्रॉब्लम्स एक एक करके सामने आने का इंतजार करने से बेहतर है कि सब कुछ एक साथ सॉल्व कर दिया जाए। मैंने पूछा तो मुझे क्या करना होगा? उसने कहा प्रोसीजर के मुताबिक मेजर रिपेयर फंड शुरू करने के लिए 2/3 से ज्यादा ओनर्स के साइन चाहिए। कल नीचे सिग्नेचर कैंपेन होगा। उम्मीद है आप भी आकर सपोर्ट करेंगे। मैंने बिना सोचे कहा कोई प्रॉब्लम नहीं। आखिर ये सिर्फ मेरे लिए नहीं, पूरी बिल्डिंग के लिए अच्छी बात ही। अगले दिन जब मैं साइन करने नीचे गया तो नोटिस बोर्ड के सामने लोगों की भीड़ लगी हुई थी। सिर्फ हमारी बिल्डिंग के लोग ही नहीं, दूसरी बिल्डिंग्स के रेजिडेंट्स भी खबर सुनकर आ गए थे। प्रॉपर्टी मैनेजमेंट और कम्युनिटी ऑफिस के स्टाफ फॉर्म्स बांट रहे थे और प्रोजेक्ट की डिटेल्स समझा रहे थे। मैंने झांग वेई और उसकी पत्नी को देखा। दोनों सबसे पहले साइन करने वालों में थे। मुझे देखते ही झांग वेई भीड़ से निकलकर मेरे पास आया। भाई लू, आप भी आ गए। उसका रवैया अब डर से बदलकर लगभग सम्मान और खुशामद में बदल चुका था। मैंने फॉर्म पर अपना नाम साइन कर दिया। आसपास खड़े रेजिडेंट्स मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे। कई लोगों ने सिर हिलाकर ग्रीटिंग की। उनकी आंखों में रिस्पेक्ट और अप्रिसिएशन साफ दिखाई दे रही थी। आंटी ली ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, लू चेन, इस बार तुमने सच में बहुत अच्छा काम किया है। हम सबको तुम्हारा धन्यवाद करना चाहिए। दूसरे रेजिडेंट्स भी बोल उठे, बिल्कुल सही। अगर तुम अपनी बात पर अड़े नहीं रहते तो प्रॉपर्टी मैनेजमेंट इतनी आसानी से एक्शन नहीं लेती। हाँ, अब अगर कोई बेवजह प्रॉब्लम खड़ी करेगा तो हम सबसे पहले उसका विरोध करेंगे। मैं यह सब सुनकर हंस भी रहा था और थोड़ा असहज भी महसूस कर रहा था। मैंने तो सिर्फ अपने राइट्स की रक्षा की थी, लेकिन जाने अनजाने में पूरी बिल्डिंग के रेजिडेंट्स की नजर में हीरो बन गया था। रेनोवेशन प्रोजेक्ट बहुत तेजी से आगे बढ़ा। 1 महीने बाद पूरी बिल्डिंग का रूप ही बदल गया। डेवलपर द्वारा भेजी गई कंस्ट्रक्शन टीम ने सिर्फ आउटर वॉल वाटर प्रूफिंग नहीं की, बल्कि हर बैल्कनी के नीचे यूनिफाइड बिल्ट इन ड्रेनेज चैनल्स भी इंस्टॉल किए। अब रेन वाटर बिना किसी बाहर निकले हुए रेन शेड के सीधे ड्रेनेज पाइप में पहुंच जाता था। पहले जैसा वाटरफॉल सीन दोबारा कभी नहीं बन सकता था। प्रॉब्लम को जड़ से खत्म कर दिया गया था। मेरा टेम्पररी रेन शेड भी अब अपना काम पूरा कर चुका था। जिस दिन उसे हटाया जाना था उस दिन डायरेक्टर वांग और मैनेजर लियू दोनों खुद आए। इस बार रेन शेड हटाने का प्रपोजल उन्हीं की तरफ से था, क्योंकि अब उसकी कोई जरूरत नहीं बची थी। झांग वेई भी वहां मौजूद था। वह उस रेन शेड को देख रहा था जिसे वापस लगाने के लिए उसने डबल कॉस्ट तक दी थी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई अफसोस नहीं था। उल्टा उसके चेहरे पर राहत दिखाई दे रही थी। वह मेरे पास आया और गंभीर स्वर में बोला, भाई लू, थैंक यू। प्रोसेस भले ही मेरे लिए बहुत शर्मनाक था, लेकिन आपने मुझे और बाकी सबको यह सिखा दिया कि प्रॉब्लम सॉल्व करने का सही तरीका क्या होता है। सच में थैंक यू। इतना कहकर उसने एक बार फिर झुकर बो किया, लेकिन इस बार उसकी आंखों में अपमान नहीं था, सिर्फ सच्चाई और ईमानदारी थी। मैंने उसे देखा और आखिरकार सिर हिला दिया। शायद किसी इंसान को बदलने के लिए कभी कभी सिर्फ एक गहरा सबक ही काफी होता है। रेन शेड हट गया, बिल्डिंग रिपेयर भी पूरी हो गई और लाइफ फिर से सामान्य हो गई। लेकिन रेन शेड वॉर की गूंज अभी भी बिल्डिंग के हर रेजिडेंट पर असर डाल रही थी। सबसे बड़ा बदलाव नेबर रिलेशंस में आया था। पहले इस बिल्डिंग के लोग सिर्फ मिलने पर सिर हिला देते थे, बस इतना ही। हर कोई अपने काम से काम रखता था। लेकिन इस पूरे इंसिडेंट के बाद सभी के बीच की दूरी अचानक कम हो गई। ओनर्स ग्रुप में अब शिकायतें और झगड़े कम हो गए थे। उनकी जगह डेली लाइफ और सोसाइटी इंप्रूवमेंट पर डिस्कशंस होने लगे थे। रेजिडेंट्स खुद प्रॉपर्टी मैनेजमेंट की निगरानी करने लगे, बिल्डिंग की क्लीनलीनेस का ध्यान रखने लगे, यहाँ तक कि सबने मिलकर नीचे रहने वाली स्ट्रे कैट्स के लिए एक शेल्टर भी बनवा दिया। और मैं जाने कब इस बिल्डिंग का अनऑफिशियल ओपिनियन लीडर बन गया था। किसी के घर का बल्ब खराब हो जाए और उसे सही मॉडल समझ न आए तो ग्रुप में मुझे टैग किया जाता। पार्किंग स्पेस की समस्या हो तो लोग कहते कि मैं प्रॉपर्टी मैनेजमेंट से बात करूं। यहाँ तक कि आंटी ली का बेटा पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहा था और वह मुझसे पूछने आई कि कौन सा यूनिवर्सिटी मेजर बेहतर रहेगा। ये सब मुझे कभी कभी मजेदार लगा था, लेकिन जहाँ तक हो सकता था मैं सबकी मदद करता था। लोगों का ट्रस्ट और डिपेंडेंस महसूस करना बुरा नहीं था। झांग वेई का परिवार भी बदल गया था। उसकी पत्नी अब ग्रुप में अपने महंगे प्लांट्स दिखाकर शेखी नहीं बघारती थी। उसकी जगह वह होम क्लीनिंग टिप्स और प्रैक्टिकल हाउस होल्ड एडवाइस शेयर करती थी। झांग वेई खुद तो जैसे पूरी तरह बदल गया था। पहले कॉरिडोर में मिलते समय वह सिर ऊंचा करके निकल जाता था, अब वह दूर से ही मुस्कुराकर ग्रीटिंग करता था। कई बार जब मैं सामान लेकर ऊपर जा रहा होता तो वह खुद आगे बढ़कर मदद कर देता। मैंने कभी उसे रोका नहीं। मुझे पता था कि यह उसका अपॉलॉजी व्यक्त करने और रिलेशनशिप सुधारने का तरीका था। एक वीकेंड की दोपहर मेरे घर की डोर बेल बजी। मैंने दरवाजा खोला तो सामने झांग वेई का 7-8 साल का बेटा खड़ा था। उसके हाथ में एक छोटा सा सक्यूलेंट प्लांट था। वह थोड़ी झिझक के साथ मेरी तरफ देख रहा था। उसकी आंखें बेहद साफ और मासूम थीं। मैंने उस छोटे से प्यारे सक्यूलेंट प्लांट को देखा, कुछ सेकंड चुप रहा, फिर उसे अपने हाथों में ले लिया। मैंने वह प्लांट बैल्कनी की खिड़की के पास रख दिया। धूप में उसकी हरी भरी पत्तियां चमक रही थीं और उनमें जीवन से भरी ऊर्जा दिखाई दे रही थी। शायद इंसान पूरी तरह अच्छा या बुरा नहीं होता। बहुत बार इंसान बुरा नहीं होता, बल्कि उसकी आंखों पर मूर्खता, घमंड और स्वार्थ का पर्दा पड़ जाता है। जब ये चीजें किसी जोरदार झटके से टूटती हैं, तब उनके पीछे छिपा हुआ एक ऐसा दिल सामने आ सकता है जो ग्रेटिट्यूड समझता हो और अपनी गलतियां सुधारना जानता
बनता हो, लेकिन जाहिर है हर कोई इस तरह की हार्मनी देकर खुश नहीं होता। बाद में सिटी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ने हमारी सोसाइटी की सभी बिल्डिंग्स में इलीगल कंस्ट्रक्शन इंस्पेक्शन शुरू कर दी। दूसरी बिल्डिंग्स में भी कई अलग अलग डिजाइन और साइज वाले रेन शेड लगे हुए थे। उनमें से काफी लोगों को रेक्टिफिकेशन नोटिस मिल गया। कुछ ही दिनों में पूरी सोसाइटी में शिकायतों की बाढ़ आ गई। ओनर्स ग्रुप में किसी ने मैसेज लिखा, सब उस बिल्डिंग नंबर 7 वाले लू चेन की वजह से हुआ है। बेवजह मामला बढ़ाया। अब सिटी मैनेजमेंट को बुला लिया। उसकी वजह से अब हमें भी अपने रेन शेड हटाने पड़ेंगे। लेकिन यह मैसेज आते ही लोग उस पर टूट पड़े। एक रेजिडेंट ने तुरंत जवाब दिया, तुम्हें लॉजिक नाम की चीज पता भी है? शुरू से आखिर तक विक्टिम लू चेन था। कंप्लेंट उसी के खिलाफ हुई थी। दूसरे ने लिखा, बिल्कुल, अगर लू चेन अपनी बात पर अड़ा नहीं रहता तो क्या आज हमें इतनी अच्छी बिल्डिंग मिलती? क्या प्रॉपर्टी मैनेजमेंट इतनी जल्दी एक्शन लेती? तीसरे ने लिखा, इतने एहसान के बाद भी शिकायत कर रहे हो, ये तो सीधी सीधी इनग्रेटिट्यूड है। फिर किसी ने ताना मारा, इतनी ही हिम्मत है तो तुम भी किसी की कंप्लेंट करके देख लो, फिर पता चल जाएगा आखिर में नुकसान किसका होता है। एक और रेजिडेंट ने लिखा, खुद कुछ नहीं किया और अब खड़े होकर बातें बना रहे हो। कुछ ही मिनटों में वह शिकायत करने वाला रेजिडेंट पूरे ग्रुप के निशाने पर आ गया। उसे इतनी आलोचना झेलनी पड़ी कि उसने दोबारा एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं की। मैं मोबाइल की स्क्रीन देखता रहा, फिर हल्का सा मुस्कुराया और ग्रुप चैट बंद कर दी। दुनिया में हमेशा कुछ ऐसे लोग रहेंगे जो सही और गलत का फर्क नहीं समझते। ऐसे लोगों की बातों को दिल पर लेने की जरूरत नहीं होती। मुझे बस अपनी जिंदगी की रक्षा करनी थी और उन लोगों की कद्र करनी थी जो रिस्पेक्ट, ग्रेटिट्यूड और सही प्रिंसिपल्स को समझते हैं। मेरे लिए इतना ही काफी था। दोस्तों, यहीं पर इस मानवा की कहानी समाप्त होती है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो और आप ऐसी ही नई मानवा एनिमे रिकैप्स और अमेजिंग स्टोरीज देखना चाहते हैं तो अभी इट्स युवा को सब्सक्राइब जरूर करें। अगली नई और रोमांचक कहानी के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।